हाय एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं जेई मेंस 2023 का एक पेपर है ना। वी विल बी मेनली डिस्कसिंग द केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ 29th जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। अगर हम पिछले 3-4 सालों की बात करें तो केमिस्ट्री में एज यू नो देर आर 3 सेक्शंस, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें केमिस्ट्री सेक्शन में तो वो 30 होते हैं एंड वन में एक्सपेक्ट कि तीनों का जो वेटेज है वो इक्वल होगा, है ना। 10 फिजिकल, 10 इनऑर्गेनिक, 10 ऑर्गेनिक। इन अ वे वो होता भी है, पर अगर हम लोग सेक्शन वाइज बात करें तो आप लोगों को पता है इन सेक्शन ए वी हैव सिंगल करेक्ट एमसीक्यू एंड इन सेक्शन बी वी हैव इंटीजर टाइप। ये जो एमसीक्यू वाले सवाल हैं इसमें जनरली वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूछ रहे हैं और इंटीजर टाइप में मेजरली वो फिजिकल पूछ रहे हैं, है ना। एंड एज यू नो आपको ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, इन 10 में से आपको 5 ही करने हैं और इन 20 में से 20 ही करने हैं। तो लगता ऐसा है कि तीनों का ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों का वेटेज सेम है, पर एक्चुअली आप देखें तो फिजिकल का वेटेज रिलेटिवली कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेट कर सकते हो कि मैं नहीं करूंगा, है ना। आउट ऑफ 10 यू हैव टू डू 5 ओनली। ऐसा पिछले 3-4 सालों से देखा जा रहा है जब से इंटीजर टाइप क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन फिजिकल में बनाना आसान भी है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो भी जाता है, राइट। तो आइए ये पेपर को डिस्कस करते हैं। ये पेपर सभी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया आपको जेई मेंस का लग जाएगा, क्योंकि जेई मेंस का नीट का पेपर देखा जा रहा है केमिस्ट्री में ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आ रहा है ना। अगर आपने ये पेपर पहले सॉल्व करा है तो वेल एंड गुड, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर नहीं किया है तो आप साथ में वीडियो को स्टॉप करेंगे और स्टॉप करने के बाद वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया और मेरा क्या आंसर है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन फर्स्ट विच इज सिंगल करेक्ट एमसीक्यू। तो जो पहला सवाल है, सवाल देख लेते हैं। इट सेज फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस पी इज शोन बिलो। P is the pressure, V is the volume of the gas, what is the compressibility factor। तो आपको ये सीधे समझ में आ गया दिस बिलोंग्स टू गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर, और हम लोग बात कर रहे हैं एक रियल गैस की, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट अ रियल गैस, तो रियल गैस के लिए हम लोग Z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वही यही सवाल में पूछ रहा है। द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट पॉइंट ए। अगर आप पॉइंट ए की बात करें तो इट इज बिलो दिस लाइन, है ना। दिस लाइन इज बेसिकली z इज इक्वल टू 1। तो आपको सीधे पता चल रहा है पॉइंट ए पे जो z की वैल्यू है लेस देन 1 है ना। अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहूँ तो मैं सीधे सीधे इन दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूँ। ईदर द आंसर इज ए और इट इज सी। पर आप सबने ये देखा होगा एट लो प्रेशर, अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, और अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो हम लोगों को Z में A की वैल्यू देखने को मिलेगी, है ना। तो सीधे सीधे आंसर बिना सॉल्व करे मेरे पास A आ गया। पर अगर आप मेरे को सॉल्व भी करने को बोलते तो मेरे को पता था वैन डर वाल इक्वेशन इज P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज आर टी। अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो यहाँ पे हम लोग B को मान लेते हैं कि इट इज़ नेग्लेजिबल, है ना। B इज टेंडिंग टू 0 और B इज नेग्लेजिबल, तो दिस इज इक्वल टू V। तो PV प्लस A बाई वी इज इक्वल टू आर टी, है ना। और आई कैन से PV इज इक्वल टू आर टी माइनस A बाई वी। अगर आप आर टी से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो वी विल गेट, दोनों तरफ आर टी से डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो बेसिकली वी विल गेट पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी माइनस ए बाय वी एंड आर एंड टी। तो आर टी कैंसिल, ये वैल्यू है Z, तो Z इज ए 1 माइनस ए बाई वी आर टी या आर टी, राइट।
सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें तो इट सेज कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो आप लोगों को वेवलेंथ, आप चैप्टर की बात करें तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है एंड इट इज रिलेटेड टू बोर्स मॉडल। इस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से हमें क्या पता चल रहा है? क्या आप लोगों को पता है एनर्जी गैप एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो व्हाट विल आई से कि अगर ये शॉर्टेस्ट है तो गैप क्या होगा? हाईएस्ट होगा, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो मेरे को क्या चाहिए? गैप जो है वो शॉर्टेस्ट है, एनर्जी गैप जो है वो शॉर्टेस्ट है। तो देख लेते हैं, वो कह रहा है लाइमन सीरीज। तो आप लोगों को पता है लाइमन सीरीज की जो ग्राउंड स्टेट है N1 इज 1 और हायर एक्साइटेड स्टेट है। मेरे को हाईएस्ट गैप चाहिए, तो हाईएस्ट गैप का मतलब क्या है? N टू इन्फिनिटी होना चाहिए, राइट? एंड थ्रू रिडबर्ग्स इक्वेशन वी विल हैव RH इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम है, इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, तो ये तो जीरो ही है। तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई RH और आई कैन से RH इज 1 बाय लैम्डा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द बार्मर सीरीज, फॉर बार्मर सीरीज N1 इज 2 एंड N2 क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट चाहिए, तो N2 इज 3, क्योंकि गैप छोटा चाहिए ना। अगर गैप छोटा चाहिए तो हम लोग सक्सेसिव स्टेट्स ही देख लेंगे। तो थ्रू दैट लेट अस से इट इज लैम्डा टू RH इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए z की वैल्यू होती है 2, तो इट इज 2 स्क्वायर इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखेंगे तो मैं RH को क्या लिख रहा हूँ? 1 बाय लैम्डा, तो ये 4 है, 4 बाय लैम्डा इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, इसको लिखूंगा 9 माइनस 4 बाय 36, तो ये आ जाएगा 5 बाय 36। एलसीएम ले लिया, दिस इज 9, तो अगर आप लैम्डा 2 को देखेंगे तो इट इज 9 लैम्डा बाय 5, राइट? इट इज ऑप्शन बी। बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट, तो द थर्ड क्वेश्चन बिलोंग्स टू सरफेस केमिस्ट्री, है ना। यहाँ पे वो हम लोगों से बात कर रहा है कोलॉइडल सॉल्यूशंस की। तो व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव आयरन क्लोराइड एंड वी हैव NaOH। तो हो क्या रहा है हमारे पास? यहाँ पे NaOH है नीचे और ऊपर हम क्या डाल रहे हैं? फेरिक क्लोराइड। तो आप जितना ज़्यादा फेरिक क्लोराइड डालेंगे उतना NaOH से वो रिएक्शन करेगा, पर हमेशा क्या होगा? NaOH तो एक्सेस में ही रहेगा ना। तो FeCl3 अगर आप देख रहे हो, FeCl3 और NaOH मिलके हमको क्या बना सकता है? हमको दे सकता है वो FeOH होल थ्राइस और साथ में NaCl। तो हमें बेसिकली मिल रहा है FeOH होल थ्राइस और एक्सेस में है NaOH। तो अगर आप लोग को पता हो जो भी इनमें कॉमन आयन होता है FeOH होल थ्राइस और NaOH, दोनों में जो कॉमन आयन है उसका प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन होता है सरफेस पे, है ना। तो बेसिकली ये साथ में हम लोगों को दे देगा एक नेगेटिव चार्ज्ड कोलॉइड। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो बात ऐसी है, दोनों में जो भी कॉमन आयन है वो है OH माइनस। तो हमारा जो कोलॉइड बना है, कोलॉइड की सरफेस पे OH माइनस इसे प्रेफरेंशली एडसॉर्ब हो जाएंगे। तो मेरा ये जो कोलॉइड है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, राइट। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को मेरे को कोएगुलेट करना है तो मेरे को एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए रहेगा। तो आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस आई विल सी कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन दे रहा है। तो वॉल्यूम तो सबकी सेम है, कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो इसका ये हो सकता है आंसर। एंड एट द सेम टाइम मेरे को उस पर चार्जेस भी देखना है। तो Al+3 से तो अच्छा कुछ है ही नहीं, राइट। तो Al+3 पे चार्ज बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कोलॉइड को वो कोएगुलेट कर लेगा। तो बाय फार
सबसे बेस्ट आंसर है ए, है ना। उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, उस पर चार्ज भी ज़्यादा है, इट विल डेफिनेटली बी एबल टू कोएगुलेट द नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड इजीली, राइट। नेक्स्ट, तो इट इज टॉकिंग अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये बेसिकली सवाल आप केमिकल बॉन्डिंग का बोल सकते हो, पी ब्लॉक का बोल सकते हो, जिसमें हम हैलोजन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो बॉन्ड लेंथ तो FF की सबसे छोटी है, II की सबसे ज़्यादा है, राइट। क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ 2p 2p है, 3p 3p एंड सो ऑन, 3p 3p, 4p 4p एंड 5p 5p। तो सबसे अच्छा बॉन्ड तो यहाँ पे बन रहा है ना, और सबसे अच्छा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी हाईएस्ट होनी चाहिए। तो यही सोच के बच्चे डी मार्क कर देते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन के केस में हमारे पास अगर 2 फ्लोरीन है, आप ध्यान से सोचिए फ्लोरीन के बारे में, दोनों 3-3 लोन पेयर लेके बैठे हैं, छोटा सा एटम 3-3 लोन पेयर लेके बैठा है। अकेला बैठा होता तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी ईगो है, इसका भी ईगो है ना। दोनों के पास 3-3 लोन पेयर है, तो दोनों लड़ाई करते हैं। अगर दोनों लड़ाई करते हैं तो थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगा, सेपरेट हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा देखा गया है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम हो जाती है ना। कम एनर्जी देने पर भी ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, राइट। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर क्लोरीन, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से कम, और बाकियों की तो क्लोरीन से ऑब्वियसली कम है क्योंकि बॉन्ड बड़ा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इट बिलोंग्स टू मेटलर्जी, है ना। मेटलर्जी में हम लोग अगर रिफाइनिंग की बात करें तो रिफाइनिंग में हम लोग बात करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग की, है ना। इन वेपर फेज रिफाइनिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मॉन्ड्स प्रोसेस, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, है ना। तो मॉन्ड्स प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मॉन्ड्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर निकल, ठीक है। निकल क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, निकल जो इम्प्योर है उसकी रिएक्शन CO से करा देते हैं, NiCO4 बनाते हैं, और फिर से ये जो NiCO4 बनेगा जो कि वेपर फेज में है, उसको हीट करके वापस हम Ni और 4CO बना लेंगे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया मॉन्ड्स प्रोसेस जो कि निकल के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा आप लोग मेरे को बताएंगे कमेंट्स में लिख के, टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए एक अलग प्रोसेस यूज़ की जाती है, उसका नाम क्या है, राइट। तो मॉन्ड्स प्रोसेस इज बेसिकली यूज्ड फॉर निकल। So this question is all about hydrogen. अगर हम लोग NCERT की बात करें तो NCERT में ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है लास्ट पेज ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर कि अगर पर ग्राम हाइड्रोजन को कंपेयर करें विद पर ग्राम ऑफ एनी अदर हाइड्रोकार्बन, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छे फ्यूल की तरह काम करता है। पर ग्राम वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो हमें हाइड्रोजन को क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। तो हम लोग हाइड्रोजन को कम क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हैं इन डिफरेंट टैंक्स मेड ऑफ डिफरेंट एलॉयज, है ना। मेटल अलॉय का जो टैंक बनता है उसमें हाइड्रोजन को स्टोर करते हैं। तो वो जो टैंक्स बनते हैं वो बनते हैं Na-Ni5 के, या वो अलॉय हो सकता है Ti-TiH2 का, या Mg और MgH2 का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक कभी ऐसा सवाल पूछा नहीं गया था जेई मेंस में, इस बार ही ये सवाल डायरेक्टली NCERT से उठ के आया है
है ना. इट इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी. यू कैन रीड द लास्ट पेज ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर. यू विल फाइंड दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. तो इस सवाल में पूछा जा रहा है हमसे हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत सारी जगह हमें पढ़ाया जाता है. केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया जाता है, इस ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है. ये हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि हमारे पास एक आयन है, वो आयन पे, जैसे यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आयन है तो वो क्या कर लेगा, पानी को अट्रैक्ट कर लेगा. एंड एज यू नो वाटर इज पोलर. उसमें पोल्स जनरेटेड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के. सिंस वी हैव पॉजिटिव चार्ज आयन, तो वो नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नोस कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर डेल्टा माइनस का चार्ज आएगा, तो उसको इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रेशन एंथैल्पी, जितना अच्छा इंटरेक्शन उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी, है ना. जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी. एंड इफ वी टॉक अबाउट द साइज, जितनी छोटी साइज होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसको घेर सकते हैं. ये ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर फिनोमेनन है, दिस इज मल्टी लेयर फिनोमेनन. ठीक है. तो हमारा जो एटम है वो जितना छोटा, अगर एटॉमिक साइज छोटी है तो हाइड्रेटेड साइज बड़ी होती है, और अगर हाइड्रेटेड साइज बड़ी होती है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है. राइट. तो अगर हम कंपेयर कर लें इन सब में साइज का ऑर्डर, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. तो हम लोगों को यहाँ पे कंपेयर करना है MgCa, रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम. तो साइज भी कंपेयर कर लें तो क्या Mg+2 की साइज सबसे छोटी होगी, तो Mg+2 का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी सबसे ज़्यादा होगी ड्यू टू टू फैक्टर्स. एक तो एटॉमिक साइज भी छोटी है, एटॉमिक बोल दो या आयनिक साइज बोल दो, है ना. उसकी आयनिक साइज भी छोटी है एंड एट द सेम टाइम उस पर चार्ज भी ज़्यादा है. तो Mg इज़ द बेस्ट. और Mg के बाद सीधे सीधे क्या आ जाएगा, कैल्शियम, है ना, क्योंकि कैल्शियम का चार्ज भी ज़्यादा है एंड एज कम्पेयर टू पोटेशियम उसकी साइज़ भी छोटी. तो सबसे पहले आ गया C, फिर आ गया E, और बाकी इन तीनों में पोटेशियम सबसे अच्छा है क्योंकि उसकी साइज़ सबसे छोटी है. तो ऑर्डर ऐसे ही होगा, पहले Mg, देन Ca, देन दिस, देन दिस, देन दिस. तो इट विल बी CeA BD, CeA BD, right. Next question. So it is basically asking the magnetic behavior of Li2O, Na2O2 and KO2. अगर हम सारे एल्कली मेटल्स की बात करें, है ना, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट S ब्लॉक एल्कली मेटल्स. तो लिथियम की बात कर लें, सोडियम की बात कर लें, पोटेशियम की बात कर लें, सब लोगों पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है 1, राइट. एल्कली मेटल्स और कोई भी चार्ज शो नहीं करते, दे ऑलवेज शो +1. तो अगर मैं Li2O की बात करूं तो Li2O इज बेसिकली Li प्लस एंड O2 माइनस. दिस इज एन ऑक्साइड. इफ वी टॉक अबाउट Na2O2, इट इज बेसिकली 2Na प्लस एंड O2 2 माइनस, है ना. दो सोडियम है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, काउंटर बैलेंस करने के लिए O2 पे 2 माइनस लेना पड़ेगा, विच इज अ परऑक्साइड आयन. एंड इफ वी टॉक अबाउट KO2, KO2 तो सुपर ऑक्साइड है. क्यों? क्योंकि K पे प्लस है और O2 पे माइनस है. दिस इज सुपर ऑक्साइड, राइट. अब आपसे पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है. आई होप आप सबको पता है पैरा का मतलब क्या है, कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और डाया का मतलब क्या है, डायामैग्नेटिक का, कि देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन.
इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, O2 माइनस, ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 2 और दे दिए उसकी वैलेंस शेल पूरी, क्या ये डायमैग्नेटिक है? राइट, तो Li2O वुड बी डायमैग्नेटिक। Na2O2, Na2O2 की बात करें तो O2 2 माइनस, तो दिस वी विल अंडरस्टैंड थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देर आर एक्चुअली 18 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिल करूंगा तो फर्स्ट आई फिल सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। देन आई विल टॉक अबाउट सिग्मा 2pz, फिर मैं बात करूंगा पाई 2px एंड पाई 2py की। देन आई विल टॉक अबाउट पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड अल्टीमेटली आई विल गेट, सबसे ऊपर होगा एक सिंगल ऑर्बिटल विच इज सिग्मा 2pz स्टार। तो 8 ये भर गए, 8 और 2 10, 1 2 3 4, 10 और 4 14, 15 16 17 18। तो यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है ना, तो इट इज़ ऑल्सो डायमैग्नेटिक। ये भी डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक। O2 माइनस की बात करें तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, है ना, बिकॉज देर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो O2 माइनस ऐसा होगा। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे वी हैव अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट वुड बी पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, so it is saying कि A obtained by Ostwald method, बेसिकली ऑसवर्ल्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो कि हमने पी ब्लॉक में पढ़ रखी है, नाइट्रोजन फैमिली में, है ना। आप लोगों को पता है NH3 जो है सबसे पहले उसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं इस प्रोसेस में और बना लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। दिस इज A, वो कह रहा है कि अपॉन फर्दर एयर ऑक्सीडेशन इट प्रोड्यूसेस B, तो NO का फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑब्वियसली क्या बनेगा, NO2 बनेगा, है ना। तो B बेसिकली वुड बी NO2। वो कह रहा है कि B ऑन हाइड्रेशन फॉर्म्स एन ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ एवोल्यूशन ऑफ A। तो आपको ये भी पता है कि अगर मैं NO2 को पानी में डालूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, HNO3 मिलने वाला है और साथ में वापस से A मिलने वाली है ना। दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, +4 से +5 गया और +2 में भी गया, है ना। दिस इज द ऑक्सो एसिड और ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस ऑक्सी एसिड, दिस हैज बेसिकली NO3 माइनस, और NO3 जो माइनस होता है वो ब्राउन रिंग टेस्ट देता है ना। ये सारी बातें हमको पता है, तो द आंसर वुड बी NO एंड NO2, राइट। नेक्स्ट, तो हमें कुछ डी ब्लॉक के मेटल्स दे रखे हैं, तो दिस इज बेसिकली टॉकिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल एज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, कुछ स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स दे रखे हैं, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट के, विच इज दीज वैल्यूज। आप देख पा रहे हैं कुछ पॉजिटिव में है, कुछ नेगेटिव में है। तो वो कह रहा है कि मेटल आयंस विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, मतलब अगर मैं H+ ले लूँ उसको H2 में कन्वर्ट करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जिंक का एग्जाम्पल लूँ, जिंक प्लस HCl इज गिविंग ZnCl2 एंड H2। क्या एक्चुअली में ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चाह रहा है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी, जब हम लोग एक ऐसा मेटल ले लें जो हाइड्रोजन के ऊपर लाई करता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
राइट। तो मेरे पास जिंक है, जिंक से मैं +2 में जा रहा हूँ 0 से +2। तो मेरे से जो सवाल पूछ रहा है उसका आंसर मेरे को क्लियर है। आई हैव टू सी मेटल्स विच आर अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब मेरे को अगर सपोज करो रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो मेरे को यहाँ पे सबका पोटेंशियल दे रखा है m+3 to m+2। भाई रिडक्शन तो मेरे को किसका करना है, +1 से 0। रिडक्शन तो मेरे को हाइड्रोजन का करना है। मेरे को ये जो मेटल्स है उनका ऑक्सीडेशन करना है ना। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। तो अगर मेरे को ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल वुड बी नेगेटिव। तो बस हमको आंसर मिल गए वेनेडियम और क्रोमियम, क्योंकि ये m+3 to m+2 आप देख पा रहे हैं क्या है, रिडक्शन, है ना। +3 से +2 का मतलब क्या है, रिडक्शन। और अगर ये रिडक्शन है तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट शुड बी नेगेटिव। तो इट इज V and Cr। कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मॉग के ऊपर। तो स्मॉग इज बेसिकली टॉट इन सरफेस केमिस्ट्री, है ना। अगर हम लोग स्मॉग की बात करें तो स्मॉग का मतलब ही स्मोक प्लस फॉग होता है, ठीक है। अगर हम लोग क्लासिकल स्मॉग की बात कर लें तो मेजरली वैसे मैं क्लासिकल स्मॉग की ही बात कर रहा था। क्लासिकल स्मॉग में स्मॉग और फॉग होता है, साथ में SO2 गैस होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करें, फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल का मतलब फोटोन आ गया, सनलाइट आ गई, है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, अगर हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है और ओजोन है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट NO2 गैस बना लेते हैं, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में हमारे पास NO2 गैस होती है एंड एज यू नो O3 NO2 कैन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है हम लोग उसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी बोल सकते हैं। और इसकी बात करें तो ये रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। दिस इज अ रिड्यूसिंग मिक्सचर, ठीक है। तो क्लासिकल स्मॉग इज रिड्यूसिंग इन नेचर, फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो आंसर हो जाता है सी, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कायरल कॉम्प्लेक्स। पूछा जा रहा है हमसे, कायरल का मतलब है बेसिकली क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। कायरल का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव जो कॉम्प्लेक्स है उसका मतलब क्या है कि मेरे को कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए, नो POS नो COS। तो अब देख लेते हैं किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक प्लेन ऐसा हो जाए जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसको दो हिस्सों में काट दे, दो इक्वल एकदम सिमिलर हिस्सों में काट दे। और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर एक पॉइंट से ऊपर जाऊं तो इफ आई एम गेटिंग ए, पीछे जाऊं तो भी आई शुड गेट ए, इधर जा रहा हूं इफ आई एम गेटिंग बी, पीछे जाऊं तो आई शुड ऑल्सो गेट बी। दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिस PT Cl2En होल ट्वाइस। तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखना है सिस फॉर्म। सिस फॉर्म का मतलब है क्लोरीन क्लोरीन साथ में लगा दो, ये एक इथिलीन डायमीन, ये एक दूसरा इथिलीन डायमीन। दूसरा है ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो PT में Cl ऐसे लगा दिया। तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जो हमारा प्लेन है इस प्लेन में मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो तो कह रहा है कि PT Cl सिस फॉर्म में, अरे ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, प्लेन से ऐसे काट दूं, राइट। दिस इज ऑल्सो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव।
फाइनली इफ वी टॉक अबाउट एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें क्लोरीन ऑपोजिट साइड है, अगेन आई गेट द सेम थिंग, है ना। यहाँ पे आप देखें इस प्लेन में से अगर मैं काट दूं, प्लेन से काटूंगा, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, अगेन दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मेरे को सिर्फ एक आंसर मिला जो कि है ए। बच्चों को कभी कभी ये डाउट हो जाता है कि सर ए भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर इस प्लेन में से मैं ऐसे काटूं, इफ आई टेक दिस स्क्वायर प्लेन, तो स्क्वायर प्लेन में से काटूं तो ऊपर और नीचे तो सेम ही हो रहा है सर। नहीं, दोनों का प्लेन अलग अलग है। ऊपर वाला EN जो है वो अगर बाहर आ रहा है तो नीचे वाला जो EN है वो अंदर ऐसे जा रहा है, राइट। द प्लेन्स आर डिफरेंट, तो दिस इज नॉट द मिरर इमेज। ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। जो ग्रीन पार्ट है और येलो पार्ट है वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। दैट इज वाई देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इफ यू कैन नॉट सी दिस, आई विल जूम इन। आपको देख कहा जा रहा है कि हमारे पास 5 ऑर्डर दे रखे हैं, टेल अस व्हिच ऑफ द ऑर्डर इज करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, सबसे पहली बात बॉइलिंग पॉइंट मेरे को क्या समझ में आता है कि क्या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए। तो इन द फर्स्ट ऑप्शन यू कैन सी, पहले में 2 कार्बन है, दूसरे में 3 कार्बन है, चौथे में तीसरे में 4 कार्बन है, तो दिस इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट पूछ रहा है वो मुझसे डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो मेरे को क्या चाहिए? डेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो मास ज़्यादा चाहिए, वॉल्यूम कम चाहिए, है ना। ऐसे तो आपको इसने फंसा रखा है। आप देखिए यहाँ पे पहले वाले में 2 ही कार्बन है, इन द फर्स्ट केस देयर आर 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है और ये आयोडीन है, मैं बोल देता आयोडीन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मास बहुत इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हुई है। पर यहाँ पे तो इनने हमारे साथ मज़े ले लिए। अच्छा सॉरी क्लोरीन नहीं, मैं इसमें भी नहीं बोलता, मैं इसमें बोलता क्लोरीन अगर यहाँ है, यहाँ ब्रोमीन है, तो मैं ये ऑर्डर बोलता, है ना। ये तो अजीब सा ही बात बोल दी है इन लोगों ने कि पहले ब्रोमीन लिख दिया, फिर क्लोरीन लिख दिया, फिर आयोडीन लिख दिया, 1 कार्बन बढ़ा दिया है। तो ये थोड़ा सा भी एम्बिगुअस केस है, इसलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट इज कि बॉइलिंग पॉइंट, ये तो मैंने आपको बोला ही, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पहले में आयोडीन और ब्रोमीन है और आखिरी में क्लोरीन और ब्रोमीन है। क्या क्लोरीन और ब्रोमीन का जो मास है वो कम ही होगा? और अगर मास कम है तो इसका रिलेटिवली डेंसिटी भी कम ही होनी चाहिए, है ना। इट्स डेंसिटी इज रिलेटिवली लेस, तो ये भी नहीं हो सकता। फाइनल पॉइंट की बात करें तो हम लोगों को एक दे रखा है 1 क्लोरो ब्यूटेन, दूसरे में दे रखा है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और तीसरे में दे रखा है, आप बोलना चाहे तो टेरिशरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आपको ये पता है अगर हम ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है ना, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये जो ऑर्डर गिवन है ये एकदम करेक्ट है। तो ACE तो मेरे को सीधे सीधे दिख ही रहा है ना। B थोड़ा सा एम्बिगुअस केस था, पर फिर भी मैं उसको नेग्लेक्ट कर ही सकता था, राइट। सो द आंसर इज B, विच इज A, C and E। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि pK का ऑर्डर निकालो। अगर हम pK की बात करें तो pK इज बेसिकली माइनस लॉग K। अगर हम लोग K की बात करें, K इज बेसिकली एसिडिटी, जितनी कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा होगी, एसिडिटी ज़्यादा है, K ज़्यादा है, pK कम, राइट। और एसिडिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं? थ्रू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस।
तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल है, अगर आपको पता है कॉन्जुगेट बेस क्या है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कॉन्जुगेट बेस इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम द एसिड। अगर कोई एक एसिड है HA, उसमें से अगर मैं H प्लस निकाल दूं तो जो A माइनस बचेगा वो हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, तो 2 और 4 पे डाइनाइट्रो है और साथ में फिनॉल है, OH है। यहाँ पे है 4 नाइट्रोफिनॉल। थर्ड ऑप्शन इज 2,4,5 ट्राई मिथाइल फिनॉल। ओके, 2, 4 and 5। 4 तो फिनॉल है ही, एंड नेक्स्ट इज 3 क्लोरोफिनॉल्स। ओके, तो ये रहे मेरे पास 3 फिनॉल, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। और अल्टीमेटली जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है क्लोरो, ये OH है और यहाँ पे क्लोरीन। अगर इनके कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं तो करना कुछ नहीं है, H प्लस हटाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव O माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सब जगह O माइनस है। ये मैंने बना दिया इनके कॉन्जुगेट बेस। ये जो कॉन्जुगेट बेस हैं, अगर इन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल है? तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे ग्रुप्स चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सके, है ना। तो NO2 इज वन सच ग्रुप। तो NO2 का लगना, क्लोरीन का लगना इज गुड फॉर अस। तो NO2 जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा विड्रॉ करेंगे, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो बेस्ट तो मेरे को समझ में आ गया A ही है ना। A इज द बेस्ट। नाउ अगेन वी हैव NO2, तो A के बाद B होगा। 3 क्लोरोफिनॉल इज ऑल्सो गुड, पर क्लोरीन और NO2 में बात करें तो क्लोरीन तो -I से खींच रहा है, NO2 जो है वो -M से खींच रहा है। तो -M ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू -I। तो हमारा ऑर्डर हो गया A, B, E, D एंड देन C, राइट। नेक्स्ट is also a very simple question, जो कि हमसे कहा जा रहा है हॉफमैन डिग्रेडेशन है। अगर आपको याद है हमने अमीन्स में पढ़ा है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इट इज़ बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन एंड NaOH। ठीक है, तो A तो हमको पता चल गया 3 है। क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें तो आप सबको पता होगा ZnHgHCl होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। देख रहे हैं आप, ऑर्गेनिक का कितना सिंपल सवाल पूछा गया है। कैनिज़ारो रिएक्शन आपको पता है, एल्डोल जो करी जाती है वो डाइल्यूट मीडियम में करी जाती है, कैनिज़ारो कंसनट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में की जाती है। रीमा-टीमन रिएक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ अ फॉर्माइल ग्रुप ऑन बेंजीन टू फॉर्म सैलिसल्डिहाइड। तो 3, 4, 1, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनिक का एक और सवाल है, लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू अस, क्योंकि काफ़ी सारी स्टेप्स हैं, बच्चों को देख के थोड़ा डर लग जाता है, पर सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर आप पहली स्टेप देखें तो ZnHgHCl है। व्हाट डज ZnHgHCl डू? सो इट इज अगेन क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन का काम होता है जो कार्बोनिल ग्रुप है ना। कार्बोनिल ग्रुप कह रहा हूँ, एसिड अमाइड कुछ नहीं कह रहा हूँ, C डबल बॉन्ड हो ही चाहिए, यहाँ तो H हो या तो R हो, तब जाके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इट बेसिकली कन्वर्ट्स दिस टू अ CH2 ग्रुप। बाकी जो लेफ्ट और राइट में लगा है वो लगा ही रहेगा। तो आपको पहला प्रोडक्ट पता है, इट वुड बी PH। ये जो डबल बॉन्ड है इट हैज कन्वर्टेड टू CH2, हम लोग को ये मिला। दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन विद लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ एक चीज़ को रिड्यूस कर सकता है, विच इज़ आवर अमाइड ग्रुप, है ना। और अगर आप सबको याद है, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। बच्चों को बोला जाए कि इसको रिड्यूस करो लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फाइनली
H प्लस प्रोवाइड करने के लिए H3O प्लस है ही, तो बच्चे बना देते हैं कि सर ये O डबल बॉन्ड है तो इस पे OH और NH2। एकदम गलत। जब भी हम लोग एक अमाइड की बात करते हैं उसके रिडक्शन पे हमको मिलता है अमीन, ठीक है, वी गेट RCH2NH2। तो आउट ऑफ द ऑप्शंस इफ वी चेक द करेक्ट ऑप्शन वुड बी C, है ना। यहाँ पे क्या करना है हमको, डबल बॉन्ड NH2 को, CONH2 को नॉर्मल NH2 में कन्वर्ट करना है, राइट। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट बोरैक्स बीट टेस्ट, तो बोरैक्स बीट टेस्ट के बारे में हम लोग P ब्लॉक में भी पढ़ते हैं। वी ऑल्सो स्टडी इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और सॉल्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी पहले सॉल्ट होता है हम उसको हीट करते हैं। तो हीट करने पे क्या है, फॉर एग्जांपल CuSO4, वो हम लोगों को CuO और SO3 दे देगा इन दिस केस, विच कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू SO2 ऑन फर्दर हीटिंग। पर ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड रिएक्ट करता है विद B2O3। अब B2O3 कहाँ से है, तो अगर हम बोरैक्स की बात करें Na2B4O7, तो Na2B4O7 ऑन हीटिंग गिव्स NaBO2 एंड B2O3, ठीक है। एंड ऑन दिस हीटिंग ये जो B2O3 है ये CuO के साथ रिएक्ट करके CuBO2 होल ट्वाइस बना लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर मेटाबोरेट, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा CuBO2 होल ट्वाइस, है ना। रिएक्शन बैलेंस करनी है आपको ये नीचे वाली, तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड, यस, ठीक है। तो बोरैक्स बीट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ऑक्साइड लेते हैं, उस ऑक्साइड को B2O3 से रिएक्ट करके उसका बोरेट बनाते हैं। नेक्स्ट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो अगर हम लोग बात करें फ्यूरासिन की, तो आप लोगों को पता होगा फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, ऑल दीज आर बेसिकली एंटीसेप्टिक्स, है ना। हम लोगों को कभी भी चोट लग जाती है, खून आ जाता है, तो सोफ्रामाइसिन लगाते हैं हम लोग, विच इज़ बेसिकली सिमिलर टू फ्यूरासिन। तो फ्यूरासिन इज एंटीसेप्टिक। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ डिसइंफेक्टेंट, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है नेचर में, और ये एक डिसइंफेक्टेंट, रेफ्रिजरेंट सबकी तरह यूज की जा सकती है सल्फर डाइऑक्साइड। पेनिसिलिन की बात करें तो ये पता होना चाहिए, पेनिसिलिन बेसिकली डिफरेंट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज नैरो रेंज एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, है ना। ऑन द अदर हैंड हम क्लोरामफेनिकॉल की बात करें तो वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आप कोलेरा ले लो, टाइफाइड ले लो, आप कंजक्टिवाइटिस ले लो, सबके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लोरामफेनिकॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो हो गया 3124 आई थिंक इट इज ए राइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड विद 2 अमीनो एसिड्स। तो ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH, और CONH बॉन्ड बनता कब है, जब 2 अमीनो एसिड, एक इधर 2 अमीनो एसिड होते हैं, तो उसकी मदद से जो बॉन्ड बनता है उससे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, पर जो कंपाउंड बनता है उसे डाइपेप्टाइड बोलते हैं। तो इन अ वे आई कैन से डाइपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड हैं, तो ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड है ना। तो बेसिकली हमें साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड बनाना है विद 2 अमीनो एसिड्स। तो क्या कर सकता हूं मैं, या तो मैं ट्राइपेप्टाइड सिर्फ AA से बना लूं, एक ये हो गया AAA, या मैं क्या कर लूं B, ये 2 ट्राइपेप्टाइड बना लिए। सिमिलरली व्हाट आई कैन डू, अब मैं 2 B ले लूं, एक A ले लूं, या तो फिर मैं एक A ले लूं, 2 A ले लूं और एक B ले लूं, राइट।
तो इस तरीके से हम लोग 4 ट्राइपेप्टाइड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 अमीनो एसिड्स ए एंड बी। अग्रीड? तो ये सारी चीजें अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट, लाजान्स टेस्ट। तो अगर हम इस टेस्ट की बात करें, ये लाजान्स टेस्ट, कैरियर्स मेथड, जेल्डाल मेथड, जिससे काफ़ी सवाल जेईई में आए हैं पिछले सालों में, ये जानना हमें ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। तो अगर कभी भी सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन कार्बन और नाइट्रोजन से करके हम लोगों ने क्या बना लिया, NaCN बना लिया, है ना। ये नाइट्रोजन का ही टेस्ट है। और नाइट्रोजन के साथ क्या है, NaCN बनाना जरूरी, तो कार्बन भी चाहिए। तो अगर आप नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहे हो तो साथ में कार्बन भी ज़रूरत है ही। तो टेस्ट में क्या होता है, जैसे ये NaCN है, ये Fe+2 के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना सकता है, या KCN NaCN कुछ भी बनाना किसी साथ रिएक्शन करो तो ये क्या बना लेगा, फेरो साइनाइड बना लेगा, FeCN6 4-, है ना, जिसमें आयरन क्या है, +2, बाहर सोडियम लगा हुआ है, राइट। और अगर हम हैलोजन की बात करें तो Na के साथ कोई भी हैलोजन जो है NaX बनाता है। और अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ तो AgNO3 के साथ NaX बना लेता है, AgCl का मस्त PPT, और साथ में मतलब AgX का PPT सॉरी, और साथ में NaNO3। तो बेसिकली अगर नाइट्रोजन का भी टेस्ट देना है, हैलोजन का भी टेस्ट देना है, तो नाइट्रोजन भी चाहिए और हैलोजन भी चाहिए, पर साथ ही साथ इनडायरेक्टली कार्बन भी चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, राइट। वी नीड कार्बन, वी नीड नाइट्रोजन एंड वी नीड क्लोरीन, ऑल 3 आर रिक्वायर्ड। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हुए सिंगल करेक्ट MCQ के। नेक्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। दिस इज सेक्शन बी, जिसमें 10 सवाल होते हैं, आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, बट वी विल ऑब्वियसली डिस्कस ऑल ऑफ them। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इट सेज मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ अ aqueous solution of pH 12 is this। तो pH की वैल्यू 12 है। अगर pH 12 होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी होती है, आप सबको पता होगा, 10⁻⁻12, है ना। पर हम लोगों को H प्लस का क्या करना, हमें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है वो, तो CaOH होल ट्वाइस, हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्या आप सबको ये पता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज ऑलवेज 10⁻⁻14। उससे मैंने क्या निकाल लिया, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लिया। एंड वंस आई हैव गॉटन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो कहना है इसे कंसंट्रेशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस विल बी हाफ ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जब मैं OH माइनस निकालूंगा तो मेरे को इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू हाफ इंटू 10⁻⁻², राइट। तो ये आई मेरे पास कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस, या मैं मोलैरिटी बोल लूँ, ये है 0.5 इंटू 10⁻², और आई कैन से 5 इंटू 10⁻³ आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। आपसे पूछ रहे हैं मोल्स, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स को आप अगर मोल्स रखोगे और वॉल्यूम को लीटर में रखोगे तो विल गेट मोलैरिटी। या आप क्या कर सकते हो, ऊपर मिलीमोल लिख लो और नीचे वॉल्यूम लिख लो, किस में, ml में। तो मोलैरिटी वी हैव 5 इंटू 10⁻³ millimoles we have to calculate, divided by the volume is 100 ml। तो यहाँ से मेरे पास मिलीमोल्स आ जाएंगे 5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
x इंटू 10⁻⁻1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आई कैन सी x इज 5, राइट? 5 इज आवर आंसर. क्लियर?
नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं हमको, है ना। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में सीख जाते हो कि बस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। नाइट्रोजन की बात करें इट इज 7, ऑक्सीजन इज 6, इट इज 19, तो ये तो ऑड हो गया, ये नहीं हो सकता। आयोडीन की बात करें 7 है। देखो मैं क्या सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर वाली जो फुली फिल्ड शेल है या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 है या 18 है या 32 है, एवरीथिंग इज E1 ओनली। तो मैं सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल के सारा काम खत्म कर सकता हूँ। तो आयोडीन इज 7, क्लोरीन इज अगेन 7 एंड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो 7 + 28 इज 35 एंड 1 इज 36, तो दिस इज E1 विच इज करेक्ट। फिर से यहाँ पे 7 है एंड 7 × 3, 21 एंड 7 इज 28, अगेन दिस इज E1। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 6, इट इज अगेन 19, so दिस इज रॉन्ग। अच्छा मैंने ए में गलती कर दी, इट इज जस्ट 5 है ना। नाइट्रोजन के में वैलेंस शेल लिख रहा हूँ तो 5 ही होंगे, तो ये करीब 17 आ रहा था। NO2+, भैया NO2 में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो NO2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इट इज ऑल्सो E1। और अगर NO की बात करें तो 5 + 6 इट इज 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो वी हैव गॉट 3 species which are having or not, which are not having odd number of electrons, or I can say which are having even number of electrons. So the answer to this question is 3. Agreed? Next. So in this question we can see कि an equilibrium is being established. A plus B is in equilibrium with C and D, and this is being done at 27 degrees centigrade and 1 atm pressure. डेल्टा जी इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हमें ये पता है डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, -RT/ln से, है ना। हमने ये थर्मो में पढ़ रखा है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT/ln, और डेल्टा जी नॉट मतलब वी आर कैलकुलेटिंग एट इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस इज के इक्विलिब्रियम। अगर हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड के गिवन होता है तो आई होप आप सबको पता है कि के इक्विलिब्रियम इज के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, विच इज 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻², राइट, विच इज 10। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई -RT/ln 10। R इज 8.3, ऐसा वो कह रहा है। टेम्परेचर हमेशा हम कौन से यूनिट में पुट करते हैं, वी पुट इन केल्विन्स, तो 300 into ln 10 इट इज सेइंग कि 2.3 है, राइट। तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट एज -5700 किलो जूल्स के आसपास, -5700 जूल्स के आसपास, तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली -5.7 किलो जूल्स। एंड सिंस दे वांट द आंसर इन नियरेस्ट इंटीजर, I would say it is approximately -6 kilojoules. So here the answer is 6. ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT/ln लगाना था, राइट। नेक्स्ट, तो ये जो सवाल है ये इस पेपर का सबसे अच्छा सवाल लगा मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री से। तो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट सॉलिड लेड नाइट्रेट, तो उसका फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस को आप जैसे ही पानी में डालोगे, क्या आपको पता है डिसोसिएट होगा इनटू Pb+2 and 2NO3-, राइट। द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बॉयल एट 100.15। वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पर एक्चुअली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.15 है, मतलब जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या वो 15 डिग्री से 0.15 है,
अगर वो 0.15 है, वी नो डेल्टा टी बी इज आई इंटू के बी इंटू एम। के बी दे रखा है, मोलालिटी वो कह रहा है कि मोलारिटी के साथ सेम मान लो। तो मुझे ये बताइए, मोलारिटी जो है, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ मोलारिटी से, एंड मोलारिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम। मेरे को वॉल्यूम पता है 1 लीटर, तो दिस इज सॉर्टेड। मेरे को मोल्स नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ द नंबर ऑफ मोल्स आर ए। ठीक है, तो जब मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा तो डेल्टा टी बी 0.15, आई कितने आयन्स दे रहा है, एक आयन इधर, 2 आयन इधर, तो टोटल द वैल्यू ऑफ आई इज 3। के बी की वैल्यू है 0.5, तो आई के बी इंटू एम विच इज ए बाय 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सीधे सीधे ये देख लें, 3 इंटू 0.5 इंटू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा राइट साइड में 1.5, तो दिस वुड बी ए वुड बी 0.1। तो मेरे को मोल्स पता चल गए, इसके 0.1 थे जो कि पूरे डिसोसिएट हो गए, ये 0.1 है और ये 0.2 है। तो ये तो मैंने बस समझ लिया कि लेड नाइट्रेट के मेरे पास मोल्स कितने थे। अब मैं क्या करूं, वो कह रहा है व्हेन 0.2 मोल्स ऑफ NaCl इज एडेड टू द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो NaCl डालने पे जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से -0.8 चला गया, मतलब डेल्टा TF कितना हो गया, 0.8 हो गया। पर आप अब ये देखिए कि हो क्या रहा है, जब भी मैं लेड डाल रहा हूँ, सॉरी जब भी मैं NaCl डाल रहा हूँ, तो NaCl में हमारे पास Cl- था, दोनों ने पकड़ के PbCl2 बना लिया। ठीक है, तो Pb + 2 and 2Cl- इज गिविंग PbCl2। हमें पता है ये 0.1 है। NaCl की बात करें तो वो 0.2 है, तो रिएक्शन क्या होगी, 0.1 माइनस एक्स, ये हो गया 0.2 माइनस 2x, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग PbCl2। ऑल्दो वो सॉलिड है तो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, पर इस वक्त मेरे पास कौन कौन से आयन्स हैं, मेरे पास Pb + 2 है, मेरे पास Cl- है, और मेरे पास साथ ही साथ Na+ भी बचा है 0.2, और ये NO3- भी है 0.2। तो इस वक्त मेरे पास ये सारे आयन्स हैं। तो अब आपको इससे क्या निकालना होगा, डेल्टा TF निकालना होगा, है ना। व्हाट इज डेल्टा TF? डेल्टा TF इज I इंटू KF इंटू M। तो अगर हम लोग डायरेक्टली नंबर ऑफ आयन्स ही लिख दें तो मेरे को I लिखने की ज़रूरत नहीं है, टोटल हम मोलारिटी ही लिख दें। तो ये है हमारी मोलारिटी 0.1 माइनस एक्स प्लस 0.2 माइनस 2x प्लस 0.2 प्लस 0.2, राइट। और on the left hand side I have delta TF which is 0.8, this into KF, KF is 1.8। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, चलिए निकालते हैं। तो 2 4 2 9 तो ये हो गया 4/9 इज इक्वल टू 0.6 हो गया, ये 7 हो गया -3x। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 7 63, 6.3 -4 इज 2.3/27। तो एक बार x की वैल्यू ये आ गई तो मेरे को Pb + 2 और Cl- की कंसंट्रेशन पता चल गई, और मेरे से पूछा क्या जा रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। वैसे तो ये सवाल JEE एडवांस का सवाल है, आप देख रहे हो इसमें लिक्विड सॉल्यूशंस भी आ गया, साथ में इसमें KSP भी आ गया, इक्विलिब्रियम भी आ गया, है ना। पर इस टाइप के क्वेश्चन अगर मेंस में आ जाएंगे, वो भी चॉइस में, तो छोड़ के ही आना, ऐसा सवाल थोड़ी करेंगे, कितना टाइम लग रहा है देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम KSP की बात करें तो KSP इज कंसंट्रेशन ऑफ Pb + 2 इंटू Cl- का स्क्वायर।
और Pb+2 की कंसंट्रेशन है 0.1 माइनस 6, तो दिस इज बेसिकली 0.1 माइनस 2.3/27 और ये है 0.2 माइनस 4.6/27 का स्क्वायर। तो जब आप ये सॉल्व करके निकालते हैं तो यू गेट आंसर इज 13 इंटू 10⁻⁻6। सो आवर आंसर इज 30। है ना, बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट जो है वो फिर से हम लोगों को इक्विलिब्रियम का ही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल में उसने हमको दे रखा है कि हमारे पास H2O है जो कि डिसोसिएट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ H2 एंड हाफ O2। मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है क्योंकि सारी चीज़ें गैशियस हैं, तो मैं इसको Kp मान लूंगा, है ना। लेट अस अज्यूम द इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं P0। इनिशियल प्रेशर इज P0। तो अगर मैं H2O को H2 प्लस हाफ O2 में डिसोसिएट कर रहा हूँ, दिस वॉज P0 इनिशियली। थोड़ी देर के बाद P0 माइनस P0 अल्फा, ये P0 अल्फा और ये उसका हाफ है, तो P0 अल्फा बाई 2। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया? P0 माइनस P0 अल्फा प्लस P0 अल्फा प्लस P0 अल्फा बाई 2। एंड वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है? 1 बार, है ना। तो आई वुड से दिस इज 1 बार and this 1 bar is basically equal to P0 into 1 plus alpha by 2. Agreed? अब वो कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या इक्विलिब्रियम कैसे लिखूं मैं? P0 अल्फा इंटू P0 अल्फा बाई 2 का 1/2 पावर, है ना, डिवाइडेड बाय P0 माइनस, या तो लिख दो P0 इंटू 1 माइनस अल्फा। अब भाई आप लोगों को यह पता है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है या जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसका डिकम्पोजिशन बहुत कम है, तो वी वुड से अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1। तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1 एंड 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P0। तो P0 की वैल्यू क्या आ गई? 1, और 1 माइनस अल्फा को भी 1 लिखना है। तो यहाँ से देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज 2 इंटू 10⁻³ P0 को 1 लिखना है, P0 को 1, P0 को 1, तो अल्फा इंटू अल्फा बाई 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1। हो गया सवाल सर? तो आप यहाँ से देख रहे हैं इससे आ रहा है अल्फा की पावर या रूट अल्फा का क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ है ना। पूछा क्या जा रहा है हमसे? परसेंटेज ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन। तो कुछ कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। इसको अगर मैं लिख लूँ, या चलो दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ लेट अस स्क्वायर। इफ आई स्क्वायर बोथ द साइड्स आई वुड हैव 4 इंटू 10⁻⁻6, दिस विल बी अल्फा स्क्वायर एंड दिस विल बी अल्फा बाई 2। तो यहाँ से आप अल्फा क्यूब को देख पा रहे हैं 8 इंटू 10⁻⁻6 विच मीन्स अल्फा इज 2 इंटू 10⁻², है ना। अगर अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻² आई है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? परसेंटेज एसोसिएशन वुड बी दिस वैल्यू इंटू 100, है ना। परसेंटेज एसोसिएशन वुड बी दिस वैल्यू इंटू 100 विच इज एक्चुअली 2, है ना। सो आवर आंसर इज 2, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर आप लोग को अप्रोक्सीमेशन लेना आता है तो यू वुड फाइंड दिस इजी। नेक्स्ट, तो in this question as you can see कि we have two curves, one is for a strong electrolyte and another one is for weak electrolyte, है ना। ये हमने कंडक्टेंस वाले पार्ट में पढ़ा है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली ये जो सवाल है
इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पूछ रहा है नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो कह रहा है लैम्डा एम फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए हम लोग अगर एक्स्ट्रापोलेशन करें तो एक्स्ट्रापोलेट करके ये तो कभी जाएगा ही नहीं ना, ये तो ऊपर ही जा रहा है। तो लैम्डा एम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा एम वी कैन नॉट कैलकुलेट थ्रू एक्स्ट्रापोलेशन। हाँ, बी के लिए आप एक्स्ट्रापोलेट करके कर सकते हो, है ना। जैसे ही आप आओगे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा और इस पॉइंट पे आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे को समझ में आ गया कि पहला स्टेटमेंट जो है वो तो इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रोलाइट बी के लिए बात करें तो लैम्डा एम वर्सेस रूट सी इज अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। एकदम सही बात है ना। ये जो वैल्यू होती है इसे ही तो हम क्या बोलते हैं? लैम्डा एम नॉट बोलते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस जीरो। तो वो कह रहा है कि जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो को अप्रोच करने लग जाएगा। अगर आप इस बात को ध्यान से सोचें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइट बी की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बी है, तो जीरो तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिकम्पोज करने लग जाएगा ना। वैसे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? 100% डिसोसिएशन करता है, और ऊपर से आपने उसको डाइल्यूट भी कर दिया तो और आपको ये पता होगा कि कभी भी डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तो डिसोसिएशन भी इंक्रीज होता है ना, क्योंकि अब पानी ज़्यादा आ गया है तो पानी की खींचने की पावर भी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा खींचने तोड़ने की पावर, है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसको तोड़ने की पावर भी ज़्यादा हो गई, तो डिसोसिएशन ज़्यादा हो गया, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वो कह रहा है लैम्डा एम फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लैम्डा नॉट फॉर इंडिविजुअल आयंस। तो क्या ये बात सही है? हाँ, अगर हम लोग खोलराउश लॉ की बात करें तो लैम्डा एम ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिटन एज लैम्डा एम ऑफ इट्स आयंस, लेट अस से ए प्लस प्लस लैम्डा एम ऑफ बी माइनस, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दें या ज़ीरो कंसंट्रेशन बोल दें। आई होप आपको ये बात पता है, दोनों सेम ही बात है। लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम जीरो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो डी इज करेक्ट। द टू इनकरेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड सी। The number is 2, right? Moving on to the next. So this question basically belongs to chemical kinetics, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो डिसोसिएट हो रहा है तो दूसरा एक प्रोडक्ट बना रहा है, इन दिस केस वो वाई बना रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पूछ रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। हमको कर्व दे रखा है और ये जो कर्व है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसा कुछ है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप हमारे पास एक रिएक्शन है ए टू बी, या यहाँ पे एक्स टू वाई भी दे रखी है, एक ही बात है। एक्स टू वाई इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी एक्स और वाई थे। एनीवेज, तो ए की बात करें तो ए हमारा रिएक्टेंट था, बी हमारा प्रोडक्ट था। रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या? माइनस डी ए बाई डी टी की कंसनट्रेशन माइनस डी ए की कंसनट्रेशन बाई डी टी, एंड दिस वुड बी इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ बी का डेरिवेटिव, राइट। तो आपको ये पता है कि ए की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, बी की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है रेट भी इसकी इंक्रीज होती है ना। रेट इसकी मतलब ए की टूटने की रेट डिक्रीज होती है और बी की बनने की रेट इंक्रीज होती है। एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो कर्व होता है ऐसा, है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, और अगर जीरो ऑर्डर होता है तो हमारा कर्व होता है ऐसा, है ना। बिकॉज इट डजेंट मैटर, आप कितनी भी कंसंट्रेशन चेंज कर लो, जो रेट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपको ये पता चल चुका है कि रीजन 1 में फर्स्ट ऑर्डर है और रीजन 3 में जीरो ऑर्डर है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट।
सेकेंडली, क्या हम ऐसा कह सकते हैं इसका ओवरऑल ऑर्डर 1 है? भैया ओवरऑल ऑर्डर 1 होता तो कंटिन्यूसली कर्व हमारा ऐसे ही होता, ग्राफ ऐसे ही होता, तो ये तो गलत है। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कांट बी डिटरमाइंड, एकदम सही बात है। कभी ये 1 फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करी, बीच में एक एसिम्प्टोटिक लाइन भी आ गई, अब आप इसमें कैसे पता करोगे कि इसका ऑर्डर क्या है? यू कैन नॉट डिटरमाइन इट, है ना? आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इन रीजन 2 ऑर्डर इज फर्स्ट, एकदम गलत बात है। रीजन 2 ऑर्डर इज रेंज ऑफ 0.1 to 0.9, मैं कमेंट ही नहीं कर सकता, है ना? ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि 0.05 नहीं है या 0.95 नहीं, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो दैट करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 2, विच इज बी एंड सी। क्लियर? देखने में कठिन सवाल है पर है बहुत सिंपल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन WCO6, टंगस्टन में हमने 6 CO ग्रुप्स लगा दिए हैं, तो ब्रिजिंग का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, तो इसमें तो 0 है ना? ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देख रखा है, जहाँ पे हम लोगों ने सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करी थी, राइट? Mn2CO10 का स्ट्रक्चर देखें तो Mn2CO10 इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस। Mn और Mn के बीच में एक बॉन्ड होता है और दोनों Mn 5-5 CO लेके बैठ जाते हैं, ये भी CO, ये भी CO, ये भी CO, CO एंड CO, तो बीच में कहीं CO नहीं है ना? तो इसमें भी 0 है, तो द फाइनल आंसर इज 0। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर CO जो कार्बोनिल ग्रुप है उसे ब्रिजिंग कब मानते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर एक M हो और यहाँ पे एक ऐसा CO ग्रुप हो जाए, तब मानेंगे हम उसको कि वो ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप है, राइट? हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0। क्लियर? नेक्स्ट, तो उनने हमको एक क्रोमेटोग्राम दे रखा है ना? ये बेसिकली आप लोग पढ़ते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर है क्लास 11th में। TLC प्लेट दे रखी है। TLC प्लेट का मतलब है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो हम कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। दे आर आस्किंग R फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इस पे बहुत सारे बच्चे ध्यान ही नहीं देते, बल्कि ये इतना ज़्यादा सिंपल है। इसमें करते क्या है हम लोग कि ये हमारी, सपोज कर लो रेस कर रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना? स्टार्टिंग मतलब ये हमारी ये हमारी TLC प्लेट है। ये TLC प्लेट यहाँ से यहाँ आकर आ रही है, पर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो है हमारा सॉल्वेंट यहाँ तक पहुँच रहा है, विच इज आवर एंडिंग पॉइंट। तो टोटल सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने सवाल में दे रखा है कि दिस इज 6 एंड वी कैन सी दिस इज 0.5, दिस इज 0.5, तो कहना है दिस इज 5। तो जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कवर किया है वो है 5 सेंटीमीटर। वहीं पे हमारा जो कंपाउंड है उसने भी रेस यहाँ से चालू करी थी, पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 3.5? नो, 3.5 माइनस 0.5, क्योंकि ये तो काउंट नहीं करना है, दिस इज 3। तो जो भी हमारा कंपाउंड था, ए जो था, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 सेंटीमीटर। इनका जो रेशो होता है वही RF होता है। तो RF की बात कर लें, RF इज 3/5 विच इज 0.6। ठीक है, तो द आंसर इज 6 × 10⁻⁻1। वेरी इजी। नेक्स्ट, कह रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है C10H16 जिसका मास दे रखा है, तो मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ, है ना? और उसकी रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, उसके भी मोल्स निकाल सकता हूँ। और कह रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ओजोनोलिसिस पे,
आप लोगों को पता है ओजोनोलिसिस में क्या होता है, कोई भी जो डबल बॉन्ड होता है उसको फोड़ के हम लोग क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, है ना, वी आर गेटिंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उतने ही टूट के हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर C10H16 है तो हाइड्रोजन के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो C10H16 के मोल्स निकाल लेते हैं। इट इज 17 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय C10H16 का मास कार्बन है 12, तो 120 और 16 136, ये इसके मोल्स आ गए। इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴, है ना। वहीं पे मैं हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लूँ तो मोल्स कैसे निकालूंगा, PV/RT से। तो प्रेशर कितना है, 760 mm of Hg मीन्स 1 atm, वॉल्यूम है 8.4 ml, तो 8.4 इंटू 10⁻, या ठीक है, क्योंकि हमें 0.081 atm लीटर में लिखना है तो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, इनटू टेम्परेचर इज 273। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली, इसको पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट अप्रॉक्सीमेटली इज 3.75 इंटू 10⁻⁴। अगर आप इनका रेशो देख रहे हो तो दिस और दिस, इसका रेशो आप निकालेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स, है ना। इसका मतलब इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, और अगर 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है हमारा C10H16, क्या इस C10H16 की डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 होगी, है ना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल रहे हैं, या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, राइट। तो हमको सीधे सीधे आंसर पता चल गया, आंसर इज 3। जो प्रोडक्ट गिवन है उसका कोई यूज ही नहीं है ना। हाँ, पर आप बनाना चाहें प्रोडक्ट तो आप मिल के बना सकते हैं, तीनों को एक साइक्लिक फॉर्म बना के डबल बॉन्ड कनेक्ट कर दीजिए, बट दैट इज नॉट यूजफुल। आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन लेना है, हाइड्रोकार्बन के मोल्स निकाले, हाइड्रोजन के मोल्स निकाले, यू गॉट द रेशो कि इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल लगेंगे, मतलब इसका जो 1 मोल है उसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे, और वो 3 डबल बॉन्ड फिर हाइड्रोजिनेट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे थोड़े से कठिन थे, है ना। एंड दिस इज जनरली द केस कि फिजिकल के क्वेश्चन रिलेटिवली डिफिकल्ट होते हैं, इंटीजर टाइप में आते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अगर आपको पता था तो 30 सेकेंड के अंदर आप वो सवाल सॉल्व कर ही लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें फिजिक्स अच्छा लगता है हम फिजिकल ही कर लेंगे, बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक थोड़ा थोड़ा कर लेंगे सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। वी विल हैव टू फोकस ऑन ऑल द 3 स्ट्रीम्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, right? Just like this, I will be making more videos on the discussion of 2023 JEE Mains papers. And if you want to solve more problems and if you want to join the test series of Track B, you can definitely check that out. I'll be adding the link in the description below. Okay, so see you soon.